हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजीव रस्तोगी, ज्वाइंट डायरेक्टर न्यूक्लियस। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीवाईक्यूज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों जेई की प्रिपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और रिसेंट ईयर में अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस तो कॉम्प्रिहेंशन, मोर देन वन करेक्ट और न्यूमेरिकल ग्रिड, हर प्रोफाइल में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर एक रिलेटिवली देखें तो एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, जिसमें आपको काफी अच्छा वर्क करना पड़ता है इस टॉपिक में कमांड करने के लिए। तो बच्चों आज के टॉपिक में मैंने बहुत एलिगेंट प्रॉब्लम्स सारी पिक की हुई है जो पिछले 10 इयर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आई हैं, और हम उनको बहुत अच्छे मैनर से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टाइम सेविंग अप्रोच भी इनकी बताएंगे आपको, किस कैसे मिनिमम टाइम में आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बस आप वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहें। और एक और फर्दर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, न्यूक्लियस में पीसीसीपी बैच जो है 26 मई से स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच में 8th 9th 10th ये स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। और इसमें आप अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट जो ओलंपियाड्स हैं, एनटीएससी है, आईजीएसओ वगैरह, इन सबकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अपन बच्चों टॉपिक अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, let S with a set of all complex number Z satisfying this inequality। S एक सेट है जिसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। if the complex number z0 is such that 1 upon z0 minus 1 is the maximum of this set। मतलब z हमें कहां से उठाना है, z हमें इस सर्कल के एक्सटीरियर से उठा के यहाँ पर पुट कर देना है ना। इस मॉडुलस की पर्टिकुलर वैल्यू आती रहेगी हर पर्टिकुलर z के लिए, और 1 अपॉन मॉड z0 माइनस 1 इसका मैक्सिमम है ना। तो वो पॉइंट z0 पिक करना है जिसके लिए ये रेशियो कैसा आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो वो z0 आ जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम जो गिवन नंबर है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा यार, ये जो अपने को रीजन गिवन है ये एक सर्कल का एक्सटीरियर है जिसका सेंटर क्या होगा, इसको अपन कुछ इस तरह से डिजाइन कर ले, माइनस कॉमन ले लिया, 2 माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल टू √5। तो सर्कल का सेंटर क्या हो गया, 2 माइनस 1 और रेडियस हो गई √5। 2 माइनस 1 सेंटर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, यहाँ कहीं पे सेंटर लाई करेगा। और सर्कल का रेडियस √5 है तो 2 माइनस 1 ये सेंटर है। और ये ऑब्जर्वेशन तो आई थिंक अब तक लगा ही लिया होगा कि ये जो भी सर्कल है ऑरिजिन से पास होगा, कि सेंटर के ऑरिजिन से डिस्टेंस भी √5 ही है। तो कुछ इस टाइप का सर्कल आएगा, ठीक है ना। ये सर्कल का सेंटर सी है, इस पॉइंट को मैंने ऑरिजिन को ओ कॉल कर लिया है, ठीक है। अब जेड इसे पॉइंट कौन कौन से आएंगे, जो सर्कल की बाउंड्री और सर्कल के बाहर है, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो जेड में आ जाएंगे। मतलब ये रीजन है आपको जहां से जेड आपको पिक करके यूज करना है, ठीक है ना। यहाँ से जेड उठा के इस स्पॉट पे पुट करना है। अच्छा, नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि रेशियो को मैक्सिमाइज करना है। तो रेशियो को मैक्सिमाइज करना इक्विवेलेंट है कि डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दें। तो अब हम ये फोकस करेंगे कि वो z की कौन सी वैल्यू सच दैट मॉड ऑफ z माइनस 1 यहाँ पर क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, ठीक है ना। तो z की 1 से डिस्टेंस मिनिमम हो, तो ये जो रीजन दिख रहा है सर्कल के एक्सटीरियर वाले पॉइंट्स का, उनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसकी 1,0 से डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो 1,0 बच्चों यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है ना। और आपको मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट चाहिए एक्सटीरियर से, तो आप क्या करिए, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट मैंने थोड़ी देर को P कॉल किया है और 1,0 को मैंने Q कॉल कर लिया है। तो जो P पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है तो बाउंड्री वाला पॉइंट अलाउड है। तो ये जो P पॉइंट होगा इसी को हम Z0 कॉल करेंगे। और अगर हम कोऑर्डिनेट से सॉल्व करना चाहेंगे तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x0 y0 लेट कर लिया, इसी की fx क्या होगी, Z0, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ z माइनस 1 को हमें मिनिमम करना था, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारे पास P आ चुका है। अब अपने को जो एक्सप्रेशन निकालना है इसको मैंने E कॉल कर लिया। E हो जाएगा 4 माइनस z0 प्लस z0 बार अपॉन, नीचे देखिए z0 माइनस z0 बार प्लस 2i, ऐसा कुछ दे रखा है। एक काम कर सकते हैं यार, z0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, z0 मतलब पॉइंट P,
तो जेड नॉट आ जाएगा एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट, तो जेड नॉट बार आ जाएगा एक्स नॉट माइनस आई वाई नॉट, तो जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स एक्स नॉट, और जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार ये कितना आ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आई थिंक 2i टाइम्स वाई नॉट ये आ जाएगा। और ये वैल्यूज अगर यहाँ पर यूज कर ली जाए 4 माइनस जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार क्या है 2x नॉट है, और जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार ये 2i वाई नॉट आ जाएगा, तो 2i तो मैंने ले लिया कॉमन, आई थिंक ये बन जाएगा 1 प्लस वाई नॉट, ठीक है ना। अब यार एक्स नॉट वाई नॉट कौन से पॉइंट होंगे जो जहां पर ये लाइन सर्कल को कट कर रही है। अच्छा ये लाइन सर्कल के सेंटर से भी पास हो रही है, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो डेफिनेटली क्या होगा ये सर्कल का एक तरह से नॉर्मल बन जाएगा। तो एक मेथड तो यार ये कि मैं पी का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सर्कल के साथ सॉल्व करके निकालूं, है ना, लेकिन मैं इतना काम नहीं करना चाहता। अगर मैं स्लोप की बात करूं क्यू और सी से जाने वाली लाइन, तो स्लोप दिख रहा है 0 -1 यानी +1 और नीचे आएगा -1 दैट इज -1, -1 स्लोप है 1, 0 से पास हो रही, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x + y = 1, इक्वेशन ऑफ पी क्यू x + y = 1, ठीक है ना, इस पर लाई करेगा, और x नॉट y नॉट भी इसी पर लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज x नॉट प्लस y नॉट ये भी 1 आ जाएगा, तो आई थिंक x नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, x नॉट आ जाएगा 1 माइनस y नॉट, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 2 टाइम्स 1 माइनस y नॉट अपॉन 2i 1 प्लस y नॉट, तो 4 - 2 ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस y नॉट, है ना, अब 4 - 2 2 + 2 y नॉट, नीचे 2i इंटू 1 प्लस y नॉट, ये से कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो जो आपको पॉइंट दिया हुआ था 1/i मींस -i बन गया, है ना। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना था, आर्ग्यूमेंट निकालना था, देयरफॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -i, ये तो सबको पता होता है -π/2, ठीक है बच्चों, तो करेक्ट चॉइस क्या है 1। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट a, b बिलोंग्स टू R एंड a² + b² नॉट इक्वल टू 0। a और b दो रियल नंबर है, उनका सम ऑफ स्क्वायर 0 नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर 0 ना होने का मतलब है कि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हुआ कि a और b दोनों 0 हो जाएं, है ना। a 0 अगर है तो b 0 नहीं होगा, और b 0 है तो a 0 नहीं होगा। अब यार इन्होंने एक सेट डिफाइन किया, S इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z such that Z की फॉर्म दे रखी है 1/a + ibt। यहाँ t इज ए रियल पैरामीटर, t 0 नहीं है, t 0 ले लेंगे तो Z तो एक फिक्स रियल नंबर आ जाएगा। t रियल पैरामीटर, t 0 नहीं, i y √(-1), Z कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y टाइप का है, ठीक है ना, Z S का एलिमेंट है, ओके। तब उसके बाद इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे पूछा गया x, y लाइज ऑन, तो एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप की प्रॉब्लम है, और ये 1 और मोर वाली प्रॉब्लम है, इसमें सारे ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। तो देखिए स्टार्ट अपन कहाँ से लेंगे, S उन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जो इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, और Z को इन्होंने क्या कॉल किया x + i y। तो आई थिंक आप भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट लेना चाहेंगे कि Z को पुट कर दिया x + i y, मतलब दूसरे तीसरे लेक्चर वाली प्रॉब्लम है जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड थर्ड लेक्चर में पढ़ लेते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबको पता है क्या किया जाता है, अपन कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, a - ibt से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे क्या आएगा नंबर टाइम्स कंजुगेट mod स्क्वायर, यानी a² + b² t², ठीक है बच्चों। अच्छा x, y लाई ऑन, यानी x, y का लोकस निकालना है, x, y किस पाथ पर लाई करेंगे, और लोकस का मतलब वही है कि वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। t सिस्टम में क्या पैरामीटर है, वेरिएबल है, तो हमारा टारगेट होगा t को यहाँ से एलिमिनेट करके x y में एक रिलेशन जनरेट करना, और ये बहुत ही ऑर्डिनरी काम है। तो अगर हम लोग रियल पार्ट को कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट आएगा x = a/a² + b² t², y आ जाएगा -bt/a² + b² t², है ना। टारगेट वही है, t को एलिमिनेट करके x और y में एक रिलेशन निकालना है। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, अगर अपन दोनों का डिवाइड लगा दें, दोनों का y/x निकाल लें,
तो डिनोमिनेटर तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी टी अपॉन ए, आई थिंक ऐसा कुछ बचेगा वाई अपॉन एक्स में, ठीक है ना। तो यार यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, टी आ जाएगा अपने पास ए वाई माइनस आ जाएगा, टी आ जाएगा माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स, ये टी आ गया। अब ये टी उठा के आप चाहे एक्स में पुट कर दो चाहे वाई में पुट कर दो, अच्छा ये रहेगा कि एक्स में पुट करो, आसानी से काम हो जाएगा। तो एक्स में अगर पुट करते हो तो देखो क्या सीन बन जाएगा, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सीन बन गया इक्वल टू ए, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर दिया और ये सीन क्या बन जाएगा, टी की वैल्यू है ए वाई अपॉन बी एक्स, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, या तो यहाँ पर एक ए स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और ये x एक कैंसिल भी मैं कर सकता था बिकॉज एक न्यूमरेटर में भी x दिख रहा है। तो फाइनली अब मेरे को जो कर्व दिखना चाहिए वो कुछ ऐसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और a भी एक कैंसिल हो रहा है, यहाँ से a भी कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल टू 0, कुछ इस तरह का सीन बन रहा है यार। तो इसको हम कुछ सर्कल वाला फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम x वाली फैमिली को देखें परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो आई थिंक x माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, x माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन ए इंटू एक्स, ये क्या सीन बन जाएगा x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा यार, x माइनस वन अपॉन टू ए का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर वन बाई टू ए, ठीक है, इक्वल टू वन अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, परफेक्ट है ना। तो ऑब्वियसली यार ये एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या आ गया, सेंटर आ रहा है वन अपॉन टू ए कोमा 0, और रेडियस को अगर मैं वन अपॉन टू ए बोल रहा हूँ, यानी मैं मान के चलूंगा ए पॉजिटिव नंबर है, तो ऑप्शन तो मैच कर रहा है, सेंटर है, ये रेडियस है। अब रेडियस को वन अपॉन टू ए बोलने का मतलब ये ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं ए को डेफिनेटली टिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पे साइड कंडीशन ये भी मेंशन है कि लोकस तभी आएगा जब बी 0 ना हो, तो ये काफी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर बी 0 हो गया तो देखो ये जो बीच में मैंने बाई बनाया हुआ था इसको देखिए, बी 0 होने का मतलब बाई 0 हो जाएगा, और ये x वाला पार्ट देखो x इक्वल टू वन अपॉन ए आ जाएगा। तो उस केस में लोकस सर्कल नहीं आएगा, लोकस एक्चुअली एक पॉइंट आएगा, क्योंकि t वाला पार्ट ऐसे डिसअपीयर होते ही वो एक पॉइंट आएगा जो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो a सही हो गया। अब यार वो स्पेशल केसेस देख लेते हैं, जब b 0 है तब लोकस क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये वाली जो x वाली है इस इक्वेशन को मैंने 1 कॉल किया, y वाली जो है इसको मैंने 2 इक्वेशन कॉल किया। If b equals to 0, अगर b 0 है और a 0 नहीं है, then 1 implies b को 0 पुट कर दो इस स्पॉट में, तो x आ गया 1 अपॉन a, और 2 से देखेंगे b 0 कर देंगे तो y 0 आ जाएगा यार। अच्छा, अब जैसे b को 0 किया तो t वाला पूरा पार्ट डिसअपीयर हो गया, इसका मतलब ये एक फिक्स पॉइंट आ गया 1 अपॉन a, 0, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, ये x एक्सेस पर लाई करेगा, x को लाइज ऑन x एक्सेस, डेफिनेटली इसी पार्ट आंसर होगा। d भी चेक कर लेते हैं, अगर a को 0 लेना b 0 ना हो, इफ a इक्वल्स टू 0, यहां पर आ जाते हैं a 0 b नॉट इक्वल्स टू 0, तो 1 में अगर हम लोग यूज कर ले इसको, a 0 b नॉट इक्वल्स टू 0, तो x तो 0 आ ही जाएगा, है ना। और अगर अपन y की बात करें तो y कितना आएगा, a को 0 डाल दें और b 0 नहीं, माइनस बी टी अपॉन बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी टी,
अच्छा, अब यहाँ पे t इन्वॉल्व है तो t जैसे x 0 है, इसका मतलब पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा, और ये एक पॉइंट नहीं है, t रियल पैरामीटर है, तो t जैसे भी चेंज करेंगे तो पॉइंट ऊपर नीचे y एक्सिस पर मूव करेगा, तो x, y जो भी पॉइंट है वो y एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो देयर आर 3 आंसर्स A, C एंड D। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a be x and y be real numbers such that a minus b equals to 1, y not equals to 0, if the complex number z equals to x plus iy satisfies this। मतलब इमेजिनरी पार्ट आपको y दे रखा है तो x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो ये भी यार एक काफी सिंपल ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन है। az plus b upon z plus 1, तो z को तो अपन वैसे ही पुट करेंगे, z equals to x plus iy उठा के पुट कर दीजिए, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के प्लेस पे मैंने डाल दिया x प्लस आयोटा y प्लस b, नीचे भी z के प्लेस पर x प्लस आई वाई, x प्लस 1 प्लस आई वाई, ये y दे रखा है। अच्छा एक काम कर लेते हैं यार, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो ax प्लस b ये तो रियल पार्ट है, प्लस i इंटू ए वाई है ना, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस नंबर में डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 माइनस आई वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, नंबर टाइम्स कंजुगेट यानी मॉड स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस होल नंबर का इमेजिनरी पार्ट यानी im, ये y क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा इमेजिनरी पार्ट यानी i वाला टर्म चाहिए, i वाला टर्म चाहिए तो इसके रियल का इसके i से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और इसके i का इसके रियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट मुझे दिख रहा है दैट कम्स आउट टू बी ए वाई टाइम्स एक्स प्लस 1, एक तो ये इमेजिनरी पार्ट आएगा और दूसरा आएगा माइनस वाई टाइम्स ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर से भी कुछ कुछ आएगा, डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी है, कर सकते, नो इश्यू। कुछ इस तरह का सीन बन गया यार। अब इनकी डिमांड देख लो क्या है, इनका क्वेश्चन यार ये है कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिख कर दिखाओ, तो बस इसको ही सॉल्व करते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करना है। ओके एक काम कर सकते हैं यार, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी y नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैं चाहूंगा इसको डाइल्यूट कर लिया जाए, कैंसिल कर दिया। अच्छा अब मेरे को दिख रहा है ax प्लस a माइनस ax माइनस b इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ज्यादा सिंपलीफाई हो गया ये, और एक प्यारा सा सीन बन गया a माइनस बी जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1। तो बच्चों x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू 1 आ गई है ना, और अपने को x को इन टर्म्स ऑफ y यानी सर्कल का एक्सप्रेशन मिल गया, x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस 1 आ जाएगा प्लस माइनस दिस, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज माइनस 1 प्लस माइनस, है ना, बाई पे सच कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, x पर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो अपन तो दोनों वैल्यू लेके चलेंगे, प्लस वाली भी लेके चलेंगे और माइनस वाली भी, है ना, तो ये भी मोर देन 1 में आया था। तो एक आंसर तो अगर दिख रहा है, अगर माइनस साइन ले लें और प्लस साइन लेंगे माइनस वन वाले दो ही आंसर दिख रहे हैं, ए और डी। ठीक है बच्चों, तो काफी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हर बार डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप लोग जेईई मेंस में क्वेश्चन करते हैं, नियर अबाउट उस रेंज की प्रॉब्लम भी जे एडवांस में आ जाती है। अब जैसे ये प्रॉब्लम आई थी लास्ट ईयर जे एडवांस में 2020 में, ये मैं बोलूंगा एक मीडियोकर लेवल की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इस तरह के सीन को डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। सबसे पहले तो उन्होंने बोला S is a set of all complex number Z satisfying this, Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करता है, देन which of the following statement is obligatory, और आगे कुछ नहीं बोला, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। अब सारा सिरदर्द आपके ऊपर है कि इस तरह के सीन को कैसे क्रिएट करोगे, मॉड ऑफ Z प्लस हाफ लेस देन हाफ होगा या हाफ से बड़ा होगा, तो ये Z प्लस हाफ इस सीन से कैसे जनरेट होगा, तो ये सोचना पड़ेगा आपको। तो मेरे ख्याल से z प्लस हाफ को क्रिएट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ बच्चों को एक परफेक्ट स्क्वायर की फील आ रही है ना, z प्लस हाफ का स्क्वायर बना सकते हैं। इसको अगर मैं लिख दूं z स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 ऐड किया और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यार ये वाला सीन तो जनरेट हो गया यार, देखो है ना।
तो यहां से अपन लिख सकते हैं दिस विल इम्प्लाई मॉडुलस ऑफ जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। अब यार यहाँ पर इनइक्वालिटी को कैसे अपियर कराएंगे, है ना। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा आप लोगों ने। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z2 का मॉड किससे छोटा होता है, सम से छोटा होता है, और ये डिफरेंस से बड़ा होता है, मॉड z1 माइनस मॉड z2। दिस इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छा ये प्लस हो तब भी होल्ड करता है, बीच में माइनस हो तब भी होल्ड करता है, दोनों ही केस में। लेकिन इक्वालिटी के केसेस दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों। तो खैर यहाँ पर इक्वालिटी पर हमें बात करनी नहीं है, तो एज सच कोई हेडेक है नहीं इस प्रॉब्लम में। तो अब यार मैं ये इसको अब z1 मान के चलिए, इसको z2, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 किससे छोटा होता है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, z प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। ये z1 है बच्चों, ये z2। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस और इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड से छोटा होगा। अच्छा ये तो जानते हो, पहले स्क्वायर करे बाद में मॉड ले, या पहले मॉड ले ले बाद में स्क्वायर करे, बोथ हैव द सेम मीनिंग, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो 1 इससे छोटा है, दिस विल इम्प्लाई 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मॉड ऑफ z प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस 1/4 से बड़ा होगा, दिस विल इम्प्लाई z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो ये वाला पार्ट तो काफी आसानी से निकल आएगा यार। आई थिंक ये बच्चों को क्लिक करना भी चाहिए, z प्लस हाफ यहाँ से क्लिक कर जाता है, ये जो क्वांटिटी बनी है अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर टाइप का सोचा जाए तो यार ये ऑप्शन तो हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, बॉम्बे और दिल्ली। मॉड z पर क्वेश्चन मार्क लगाएं, मॉड z 2 से छोटा होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू s। मतलब इसको ये जो मॉडुलस इक्वल टू 1 दे रखा है, इसको सेटिस्फाई करने वाले जितने भी z होंगे उन सभी के ऑरिजिन से डिस्टेंस 2 से कम होगी, उन सभी का मैग्नीट्यूड 2 से कम होगा। तो अब यार इस पर वर्क कैसे किया जाए, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल इनइक्वालिटी, वेरी यूजफुल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, है ना, किससे बड़ा हो सकता है, इनके डिफरेंस के मॉड से बड़ा होता है। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 डिफरेंस से बड़ा होगा, ठीक है ना। अब अगर, और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू 1 दे रखी है, दिस इंप्लाइज 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा मॉड के अंदर a माइनस बी लेके या फिर b माइनस है, दोनों का सेम ही मतलब होता है, और ये मॉड अगर इससे बड़ा है तो चाहे वो a माइनस बी हो चाहे वो b माइनस है, वो दोनों से बड़ा होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है ना, क्योंकि अगर ये सपोज करो कुछ भी बन रहा होगा, ये हाफ बन रहा होगा तो भी ये हाफ से बड़ा होगा, और ये अगर आपने माइनस हाफ ले लिया तो उससे तो वैसे भी बड़ा ही होगा। तो 2 इससे बड़ा है, तो यहाँ से एक रिजल्ट ये निकल आया, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू बात करें तो ये 2 से हमेशा छोटी होगी, ठीक है ना। यानी बहुत सारे जेड जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर हम गिवन कंडीशन को 1 बोल दें तो 1 को सेटिस्फाई करने वाले जेड जो हैं वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड 2 से छोटा होगा। लेकिन अभी अपना टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें बात करनी मॉड जेड पे बात करनी है। मॉड जेड को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 से छोटा होगा, ठीक है ना, मॉड जेड। तो ऐसा करते हैं, इस पर फर्दर एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं। सिंस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड, ये 2 से तो छोटा है लेकिन किससे बड़ा होता है, डिफरेंस के मॉड से बड़ा होता है, मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड, इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो दिस विल इंप्लाइज मॉड जेड, अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से अंदर से, तो मॉड जेड माइनस 1 लेस और इक्वल टू 2, ऐसा आ गया। अब यार इन दो नंबर का प्रोडक्ट 2 से छोटा है, 2 से छोटा है ना। आप चाहो तो आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड माइनस 2 लेस और इक्वल टू 0, वहां से मॉड जेड की रेंज आ जाएगी, वहां से भी आप इंश्योर कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि जैसे इनका मॉड जेड 2 से छोटा होना चाहिए, अगर मैं थोड़ी देर के मान के चलूं मॉड जेड अगर 2 से बड़ा होता
तो मॉड जेड 2 से बड़ा होता तो ये 2 से बड़ा नंबर होता और ये 1 से बड़ा होता, तो पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाती और ये यहाँ पर ये इनइक्वालिटी कभी भी होल्ड नहीं करती। इसका मतलब अगर हम ये हाइपोथेसिस लेके चलते तो ये रॉन्ग हो जाती। अब रॉन्ग है तो इसका मतलब है मॉड जेड 2 से बड़ा नहीं है, तो फिर किससे छोटा होगा, लेस और इक्वल टू 2। आप कंप्लीट सोल्यूशन भी निकाल फिर मॉड जेड निकल आएगा, या इसको लेस देन 2 करके आपके पास एक इंटरवल आ जाएगा, वहां से एग्जैक्टली लोकेशन मिल जाएगी आपको, है ना। डी ऑप्शन है द सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, यानी ऐसे केवल 4 ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 की वैल्यू 1 दे रखी है। अगर मैं इसको कैपिटल जेड बोलूं, बड़ा वाला जेड बोलूं, तो कैपिटल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो कैपिटल जेड है ये ई पर आई थीटा हो जाएगा, है ना। और कैपिटल जेड का मतलब वही लेट कर लो यार, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस ई पर आई थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। ये जेड में क्वाड्रेटिक बन गए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से निकाल सकते हो, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पुट कर दिया। अब जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे, आप थीटा रियल नंबर है, थीटा को आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, थीटा 0 पाई बाई 2 2 पाई कुछ भी डालेंगे, तो यहाँ से अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनेगा तो भी उसका स्क्वायर रूट तो डिफाइन हो ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम जेड निकाल रहे, रियल वैल्यू नहीं निकाल रहे, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए यहाँ पर जेड डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो इनका जो ऑप्शन था केवल 4 एलिमेंट है, ये एक रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। लेट अल्फा के इक्वल्स टू cos k पाई बाई 7 प्लस i sin k पाई बाई 7, i स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, और फिर इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही आप इसको देखते हैं और आपने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में nth रूट्स ऑफ यूनिटी टाइप का कुछ पढ़ा है, तो देखते ही कुछ ना कुछ तो क्लिक करता है, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन सिर्फ 3 या 4 सेकंड वाला क्वेश्चन है, 3 और 4 सेकंड के अंदर बच्चे इसका आंसर निकाल लेते हैं अगर क्लिक कर जाता टाइम पर। तो 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो 2k पाई बाई 14 प्लस i साइन 2k पाई बाई 14, ठीक है ना। और k को अगर हम वेरी कराएं, k को 0 1 2 अप टू वेरी कराएं, तो एक आ जाएगा सिस 0, यानी अगर हम k को वेरी कराएं तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, सिस 0, k को 0 डाल दें, k को 1 डाल दें, सिस 2 पाई बाई 14, सिस 4 पाई बाई 14, सिस 6 पाई बाई 14 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह के रूट्स आएंगे, है ना बच्चों। तो इसके डिनोमिनेटर में हर जगह 14 14 देख रहा है, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं अपने को थॉट आ जाता है ये जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं, दीज ऑल वैल्यूज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये सारी वैल्यूज जो है अल्टीमेटली इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और आप जानते हैं z पर 14 = 1 के रूट्स क्या होते हैं, 14th रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। और इन सारे रूट्स को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट करें और रूट्स को लाइन सेगमेंट्स के थ्रू ज्वाइन करें, है ना, तो एक 14 साइड का रेगुलर पॉलीगन आता है। ऑरिजिन पर सेंटर हम 1 रेडियस का सर्कल बना ले, तो पहला रूट अल्फा नॉट, ये तो 1 ही आ जाएगा, सिस 0 यानी 1, और ये सर्कल के 14 इक्वल पार्ट कर दीजिए, तो कुछ ये अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2, अल्फा 3, ये 14th रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, अल्फा 5, इस तरह के। अब यार इन्होंने जो मेरे से रेशियो पूछा जरा ध्यान से देखना, अगर मैं k को 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। इट मींस ये किसकी बात कर रहे हैं, इस कॉर्ड की लेंथ, यानी ये जो रेगुलर पॉलीगन है इसकी साइड लेंथ आ गई है, प्लस k को 2 डालूंगा मॉड ऑफ अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, ये वाली साइड लेंथ आ जाएगी, है ना। और क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट को नोटिस करो, ये कंसेक्यूटिव सबस्क्रिप्ट है, इट मींस हम कोई भी 2 पॉइंट k की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हर बार ये एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और डिनोमिनेटर में आ जाए तो डिनोमिनेटर में भी नोटिस करो सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपने k को 1 डाला, k को 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म इसको और लिख देते हैं, लास्ट टर्म क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा 13 माइनस अल्फा 12, है ना। तो ऊपर 12 साइड आएंगी, k को 1 डालेंगे तो अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, k को 2 डाल दोगे, 4 2 द 8, 8 माइनस 1 अल्फा 7 माइनस अल्फा 4 2 द 8, 4 2 द 8 माइनस 2 अल्फा 6,
एक और टर्म आ जाएगा k को 3 डालोगे 4 3 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 मतलब 11 माइनस 4 3 12 माइनस 2 अल्फा 10 है ना। और ये सारी क्या है रेगुलर पॉलीगन के साइड्स हैं तो सारी इक्वल साइड लेंथ की होंगी। तो ऊपर देखिए 12 टर्म्स है, ऊपर तो 12 आ जाएगा। मान लेते हैं अगर साइड लेंथ a है और नीचे 3a आ जाएगा तो व्हाट इज द आंसर 4 है ना। तो ये सब भी करने की जरूरत है, ये सब मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों को देखते ही सीधा ये क्लिक करा था और ये क्लिक किया, फिर जहां पर ये देखते हैं तो कंटिन्यू साइड है तो साइड लेंथ है, ऊपर 12 साइड लेंथ है, नीचे 3 साइड लेंथ है, 12/3 सीधे 4, क्योंकि ये पॉलीगन रेगुलर होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जेड दे रखा -1 प्लस आई रूट 3/2 और आर और एस इस सेट से 1 2 3 पी एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है एंड आई विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 then the total number of ordered pairs r comma s for which p square equals to -i। ठीक है, तो z की वैल्यू देखते ही समझ में आ गया z क्या होगा ओमेगा -1 प्लस आई रूट 3/2 cos 120 प्लस आई sin 120 ओमेगा। ठीक है ना। अच्छा इन्होंने ये दे रखा है r और s में ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सच दैट p स्क्वायर अगर हम निकाले तो ये -i आ जाए। तो पहले p स्क्वायर की बात करते हैं। पी स्क्वायर का मतलब माइनस जेड की पावर आर, मतलब इसको ऐसे लिख लें यार -1 की पावर आर जेड पावर आर जेड पावर 2s जेड पावर 2s जेड पावर आर इनटू इसका इससे मल्टीप्लाई -1 टू द पावर आर -1 टू द पावर आर जेड टू द पावर आर जेड टू द पावर 2s जेड टू द पावर 2s जेड टू द पावर आर। ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई कैसे होता है रो बाई कॉलम, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में। तो -1 की पावर आर -1 की पावर -1 की पावर 2r आ जाएगा, 2r मतलब +1 तो जेड स्क्वायर जेड की पावर 2r प्लस जेड की पावर 4s ये आएगा। 1 2 एलिमेंट 1 2 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो जेड की पावर r प्लस 2s आ जाएगा और हाँ जेड की पावर r प्लस 2s ये दोनों से ही आएगा, यहाँ से भी पहली रो यहाँ से भी आएगा और -1 की पावर r प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा -1 की पावर r प्लस 1। अब ये 2 1 एलिमेंट 2 1 कैसे आएगा सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम जेड पर r प्लस 2s। हाँ इसमें वही स्टोरी है यार, तो थोड़ा सा केयरफुली मल्टीप्लाई करना -1 की पावर r प्लस 1 into z to the power r plus 2s और 2 2 एलिमेंट क्या आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम तो z की पावर 4s और प्लस z की पावर 2r। ठीक है ना। अच्छा अब z एक्चुअली है क्या, z है ओमेगा, z क्या है ओमेगा। ठीक है ना। तो ये सीन बन जाएगा z को अगर मैं ओमेगा डालूंगा तो ओमेगा पावर 4s ओमेगा का क्यूब अपने को पता होता है 1 होता है तो ओमेगा पावर 3s भी 1 बन जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया ओमेगा पावर 2r प्लस ओमेगा पावर s और -1 की पावर r प्लस 1 इंटू ओमेगा की पावर r प्लस 2s और ये भी एज इट इज आ जाएगा -1 की पावर r प्लस 1 इंटू ओमेगा की पावर r प्लस 2s और z की पावर 4s यानी ओमेगा की पावर 4s और ये आ जाएगा ओमेगा की पावर s प्लस ओमेगा की पावर 2r। ये सीन दे रखा और ये वैल्यू -i के इक्वल है दैट इज -1 0 0 -1 ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब यार बताना है कि r और s की कौन कौन सी वैल्यूज वर्क करेंगी। तो सबसे पहले इस स्पॉट को 0 बनाना है। -1 की पावर r प्लस 1 दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब r ऑड होना चाहिए। तो r की कौन कौन सी ऑड वैल्यूज यहाँ पर गिवन है 1 और 3, r की दो पॉसिबल वैल्यूज है 1 और 3 यहाँ पे वर्क कर जाएंगी। तो r को 1 और 3 लेंगे तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दोनों 0 बन गए, ये दोनों तो मैंने 0 बना दिए। अब यार ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको मुझे -1 बनाना है ऑल्सो। ओमेगा पावर 2r प्लस ओमेगा पावर s इसको मुझे क्या बनाना है -1 बनाना है। अच्छा अब देखना जरा r
की वैल्यूज कौन कौन सी 1 है या फिर 3 है। क्या मैं r को 3 पुट कर सकता हूँ? अगर मैं r को 3 पुट कर दूंगा तो ये ओमेगा पावर 6 बन जाए। ओमेगा पावर 6 1 होता है और 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ओमेगा की कोई भी पावर कभी -2 थोड़ी होती है। तो क्लियर है यहाँ पे R3 अलाउड नहीं है। R3 अलाउड नहीं तो R सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। R अगर 1 है तो फिर ये सीन बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर s इक्वल टू -1। ठीक है ना। तो यार s की एक ही वैल्यू तो वर्क करती है क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ s की एक ही वैल्यू आएगी s इक्वल टू 1। ठीक है ना, जिसके लिए ये -i बनेगा। तो r निकाला और s निकाला, दोनों की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, वो भी 1,1। r भी 1 होगा s भी 1 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो फाइनली ऑर्डर पेयर कितने आएंगे? ओनली 1 ऑर्डर पेयर। ठीक है बच्चों, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन है लास्ट ईयर जो एडवांस 2020। For a complex number z, let REZ denote the real part of z and let S be the set of all complex number z satisfying this equation. एक इक्वेशन दे रखी है z to the power 4 minus mod z to the power 4 equals to 4i z square, और इसको सेटिस्फाई करने वाले जो z हैं वो सेट S के मेंबर, यानी सेट S में हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर को रखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, then the minimum possible value of mod of z1 minus z2 का होल स्क्वायर where z1 z2 दोनों s के एलिमेंट हैं और z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है, z2 का रियल पार्ट नेगेटिव है। नॉट ए बिग डील। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें अपन, इसको सॉल्व करके यार मतलब ये निकालना है, मतलब z की वैल्यूज निकालनी है। तो एक काम कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मॉड z स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखते थे नंबर टाइम्स कंजुगेट, है ना। तो ये लिख दिया z बार का होल स्क्वायर, z मॉड z स्क्वायर का होल स्क्वायर 4i z स्क्वायर, z टू द पावर 4 माइनस z स्क्वायर z बार का स्क्वायर 4i z स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं मुझे निकालना क्या है। मेरे को तो ये निकालना है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, और z1 और z2 हम लोग कहां से उठाएंगे? z1 और z2 हम लोग सेट S से उठाएंगे। सेट S में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे z में निकाल लूंगा, उनमें से एक z1 होगा दूसरा z2। लेकिन ध्यान से देखना z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है, z2 का नेगेटिव है। इसका मतलब z1 और z2 जो भी वैल्यू रही होंगी वो ना जीरो नहीं हो सकती है। z1 z2 जीरो अगर होता तो रियल पार्ट उनका जीरो आ जाता। अब जीरो नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन हमारी बहुत हेल्प करेगी। हम इसको इमीडिएटली यहाँ पे डाइल्यूट कर देंगे, इसको कैंसिल कर दिया तो ये एक बहुत ही प्यारी सी और एक बहुत ही छोटी सी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इक्वल्स टू 4i। ठीक है बच्चों, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करना यहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल रहा। जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर नहीं, जेड प्लस जेड बार और जेड माइनस जेड बार इक्वल्स टू 4i। जेड प्लस जेड बार होता है बच्चों 2x, जेड को लेट कर लो x प्लस i y, और जेड माइनस जेड बार होता है 2iy इक्वल टू 4i। तो 2 इंटू 2i होता है 4i। तो इट मीन दैट ये जो इक्वेशन गंदी से दे रखी थी, इसको सेटिस्फाई करने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर z होंगे वो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर लाई करेंगे xy इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को आप पहचानते ही हैं, ये हाइपरबोला होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब z1 z2 इस इन्हीं ब्रांचेस पे लाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे को निकाली मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2, और जबकि z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है, नहीं z1 हमें ऊपर वाली ब्रांच पे लेना है। रियल पार्ट पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के राइट साइड में लेना है z1 को, और z2 का रियल पार्ट नेगेटिव है, नहीं z2 को हमें लेफ्ट साइड में लेना है, नीचे वाली ब्रांच में। ठीक है ना। तो वैसे एक चीज आप जानते होंगे आई थिंक, हाइपरबोला में, वैसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था और बहुत से स्टूडेंट ने, टीचर्स को भी डाउट होता है ये, हाइपरबोला की दो ब्रांच में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होती।
एक्चुअली जनरली स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ये जो एसिम्प्टोट आता है y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, ये एसिम्प्टोट को अपन बोलते हैं ना टेंजेंट एट इन्फिनिटी, लेकिन इसको हम लोग रियल टेंजेंट में काउंट नहीं करते, बिकॉज अगर रियल टेंजेंट है तो इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको पता होना चाहिए। अगर रियल टेंजेंट है तो ये नॉट अ रियल टेंजेंट, यानी इसको हम लोग टेंजेंट में काउंट नहीं करते। तो हाइपरबोला की दो ब्रांच में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होती, कॉमन नॉर्मल होता है। देखिए ये लाइन जो है हाइपरबोला का कॉमन नॉर्मल होती है, आरी बात समझ में। और कभी भी दो कर्व के बीच मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाए तो अपने को पता होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स ऑलवेज अकर्स अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, है ना। तो इसी हाइपरबोला, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया, इसी हाइपरबोला में अगर एक्सिस को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, है ना, और अगर ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर वाला है तो इसी के रोटेशन से हमारा ये वाली शेप आ जाती है। और इसमें अपनी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, ये कौन सी लाइन बन जाती है, y इक्वल टू एक्स। और ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है यही इसके लिए कॉमन नॉर्मल का रोल प्ले करेगी, दोनों ब्रांच का नॉर्मल, है ना। तो y इक्वल टू एक्स को इसके साथ सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई इक्वल टू 1 इसके साथ, तो y को x डाल दो यार, y को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 1,1 आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो बेस बना रहा हूँ ये इन कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। तो P की एफएक्स हो गई Z1, क्योंकि P ऊपर वाली ब्रांच पर होगा और ये Z2 नीचे वाली ब्रांच पर होगा, ठीक है ना। Therefore मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर मींस PQ, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। और PQ कितना आएगा यार, PQ आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यार, कितना आ रहा है, PQ आ रहा है 1 + 1 √8 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 + 4 और इसका स्क्वायर है तो आई थिंक 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल की प्रॉब्लम थी ये भी। नेक्स्ट 2019 जे एडवांस, और ये क्वेश्चन देखिए हम लोग के स्टडी मटेरियल में भी गिवन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन वो 1 नहीं, यानी नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को फॉर द टाइम बीइंग ई कॉल कर लिया, मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, मॉड स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर प्रॉपर्टी जानते हो, नंबर टाइम्स कंजुगेट। तो इसको मैंने लिख दिया a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और इसका कंजुगेट जब करेंगे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल कंजुगेट, कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो a का कंजुगेट a रियल नंबर है, ओमेगा का कंजुगेट b तो रियल, ओमेगा का कंजुगेट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, c रियल है, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। और अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो अपन को पहले से ही पता है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉम्प्लेक्स फैक्टर होते हैं। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके कॉम्प्लेक्स फैक्टर होते हैं। इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो इसको अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, इस पर पॉलिटिक में भी कई बार इस एक्सप्रेशन को यूज करके क्वेश्चन आ चुका है जेईई में। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा, ये एक्सप्रेशन याद ही होना चाहिए हर बच्चे को। तो एक a स्क्वायर उठाओ, एक b स्क्वायर, उससे 2ab सेट कर दो, ये सॉस में कन्वर्ट हो जाता है, सम ऑफ स्क्वायर। एक b स्क्वायर उठाओ, एक c स्क्वायर और 2bc सेट कर दो, b माइनस c का स्क्वायर। अब एक c बचेगा, एक a बचेगा, वो c माइनस a का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, है ना। यहाँ पर यार abc का डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, abc डिस्टिंक्ट इंटीजर लेकिन जीरो नहीं है, और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्योंकि मैक्सिमम तो ऐसे ही एडजस्ट नहीं करेगा, a को बहुत बड़ा ले लो, b को बहुत छोटा ले लो, तो ये टर्म ही एक अकेला टर्म ही इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो अभी इसकी बात है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाएगी आपसे। और मिनिमाइज करना तो अपन कुछ ऐसा सोचेंगे यार कि जिससे ओवरऑल ये पिक्चर मिनिमाइज हो जाए। तो गैप ज्यादा नहीं रखिए, आप कहीं से भी स्टार्ट ले लें, मतलब ये जरूरी नहीं a को 1 ही ले, आप a को 2020 डालेंगे तो b उसका जस्ट आगे डाल दो, 2021 डाल दो, c उसके जस्ट पीछे डाल दो, 2019 डाल दो। ये इतना काम क्यों करो, a को 1 डाल दो, b को 2 डाल दो, a को 1 b को 2 डालोगे तो देखो ये गैप तो 1 बन जाएगा। अब b को 2 डाला तो c को इसी के आसपास का डाल दो, c को 3 डाल दो, ठीक है ना, c को 3 डालो तो ये 1, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे 2 बन जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, 3 इंटीजर है, तीनों डिस्टिंक्ट है, तो एक जगह तो 2 का गैप कम से कम आएगा ही सही।
तो उसको फर्दर ऐसा नहीं कर सकता, तीनों को एक साथ नहीं बना सकते, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ई मिनिमम की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 1, ये भी 1 आ जाएगा, और c माइनस ए 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6/2 दैट कम्स आउट टू बी 3। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कॉम्प्रिहेंशन है, 2013 में आया हुआ है। देखिए क्या बोल रहे हैं, S क्या है, S एक रीजन है which is common to all the regions S1, S2 and S3, where S1 is what, S1 is the interior of circle having center, origin and radius 4। S3 क्या है, ये राइट हाफ प्लेन है, वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे फॉर विच रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, दैट इज दिस इज द राइट हाफ प्लेन। राइट हाफ कौन सा, y एक्सिस के राइट साइड वाला प्लेन हो गया। S2 एक गंदा सा कुछ रीजन दे रखा, वो भी देख लेंगे क्या आ रहा है। तो पहली जॉब तो अपनी वही है कि इन तीनों रीजन का इंटरसेक्शन निकाल कर S पर बात करना। S एक्चुअली है क्या, क्योंकि नीचे के दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मिनिमम ऑफ Z बिलोंग्स टू S, एरिया ऑफ S। तो आई थिंक S1 S2 से फैमिलियर है ही सही आप। S2 सॉरी S1 S3 S2 की बात करते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट Z को डाल दो यार, x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई यानी x माइनस 1 आई वाई प्लस आई इंटू वाई प्लस √3, है ना। नीचे आ जाएगा 1 माइनस √3 आई, ऐसा कुछ, और इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो डिनोमिनेटर को अपन रियल नंबर बना देते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 1 प्लस आई वाई प्लस √3, और नीचे का साइन चेंज कर देते हैं, 1 प्लस आई √3। नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी, a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस √3 का स्क्वायर आई थिंक 4 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चाहिए। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा, जब इधर का रियल इधर के i वाले से मल्टीप्लाई हो, और इधर का i इधर के रियल से मल्टीप्लाई हो, तो आई थिंक मेरे को कुछ अच्छा सा दिख रहा है, x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो i √3 से, इमेजिनरी पार्ट आएगा √3 टाइम्स x माइनस 1, वेरी गुड। और एक और आएगा जब y प्लस √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, y प्लस √3। नीचे का 4 आप मत लिखो क्योंकि आपको तो इमेजिनरी पार्ट लेना है, 0 से मल्टीप्लाई को 0 बन ही जाएगा। तो फाइनली ये सीन बन रहा √3x माइनस √3 और प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस y ग्रेटर देन 0, ये S2 आ जाएगा, ये S2 रीजन आ गया। ठीक है बच्चों, तो अपन नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तीनों रीजन को प्लॉट करेंगे। S1 वही है, सर्कल का इंटीरियर है, ये राइट हाफ प्लेन है, और ये एक लाइन से ऊपर का रीजन है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं यार। S1 कौन सा रीजन था, ऑरिजिन पर सेंटर्ड 4 रेडियस का सर्कल, ये बना लिया, S1 आ गया, है ना। तो ये इंटीरियर, ये पूरा सर्कल है ना। और S2 में कौन सा रीजन आएगा, इसके राइट वाला, मतलब y एक्सिस के राइट साइड वाला, ये पूरा। और S3 में एक लाइन, सॉरी S2 में एक लाइन थी, √3x प्लस y ग्रेटर देन 0, दैट इज y ग्रेटर देन माइनस √3x। तो मैं तो कहूंगा यार आप पहले ये वाली लाइन प्लॉट कर लो, y इक्वल टू माइनस √3x, ऊपर और नीचे ग्रेटर लेस तो हम बाद में देख लेंगे। तो y इक्वल टू mx ऑरिजिन से जाने वाली लाइन है, और उसका स्लोप है माइनस √3 यानी 120 डिग्री वाली लाइन जा रही है। ये लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही है। चलिए अच्छा हुआ सर्कल भी हो गया, बहुत ही गंदा सर्कल बना था, एक नया फ्रेश सर्कल बना लेते हैं, सुंदर सा सर्कल। चलिए नियर अबाउट ठीक ठीक बन गया है यार। ऑरिजिन से जाने वाली एक लाइन और बनानी है, ये या √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन है ना। लेकिन हमें रीजन कौन सा, y ग्रेटर देन दिस नंबर, y ग्रेटर देन दिस का मतलब इस लाइन से ऊपर रहना है, इस लाइन से ऊपर रहना है, y एक्सिस के राइट में रहना है, और सर्कल के अंदर रहना है।
तो कॉमन रीजन बच्चों कौन सा आएगा? आई थिंक फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पूरा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ उसको मैं डिफरेंट कलर से कवर करूं। ये देखो, ये रेड कलर से कवर, ये कॉमन रीजन आ जाएगा। ये तो ये क्वार्टर पार्ट आ ही जाएगा, इवन ये भी आ जाएगा, सर्कल का क्वार्टर पार्ट और ये जो सेक्टोरियल एरिया, ये कॉमन रीजन आ गया। अब इस इंफॉर्मेशन पर इन्होंने दो पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट इनका है मिनिमम ऑफ दिस, यानी जो जेड आपने कॉमन रीजन निकाला है, जेड का किसका पॉइंट है? एस का। इस रीजन से जेड उठाओ और यहाँ पर पुट करो और इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। ये कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों? 1,-3, यानी 1,-3 की जेड से मिनिमम डिस्टेंस। तो 1,-3 कहां पर पॉइंट आएगा? 1,-3, अच्छा ये लाइन है √3x प्लस वाई, वाई इक्वल टू -√3x। तो x को 1 डालेंगे, अगर हम इसमें x को 1 डालें तो y कोऑर्डिनेट -√3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 1,-3 इसके नीचे लाई करेगा 1,-3, ठीक है ना। ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1,-3 और इसकी इस रीजन से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हो गया कि आप यहाँ से लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, है ना, परपेंडिकुलर डालें। अच्छा लाइन पर ये, इसमें कुछ बच्चों के डाउट आता है कि सर यहाँ पर ये जो आप लाइन बना रहे हैं, यहाँ पर इक्वालिटी तो है नहीं, तो एक पॉइंट की कोई डिस्टेंस थोड़ी होती है यार, इसका जस्ट ऊपर जो भी पॉइंट रहा होगा वो कवर हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो हम नेग्लिजिबल होती है वो। तो मिनिमम डिस्टेंस है ना, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब बच्चों क्या हो गया? 1,-3 से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो x की जगह 1 डाल दीजिए, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला, y के प्लेस पर -3 कांस्टेंट s सच, नीचे x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। अच्छा 3 बड़ा होता है √3 से, तो आई थिंक 3 -√3/2 ये आ गया, तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट में पूछा एरिया ऑफ S, यानी ये जो कॉमन रीजन आएगा उसका एरिया कितना होगा, तो इस रीजन का एरिया निकालना है। तो बच्चों सर्कल की रेडियस 4 थी, मतलब सर्कल की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो x² + y² = 4²। तो क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल का एरिया होता है πr², तो 1/4 πr², r है 4, ये तो आ गया, प्लस ये जो सेक्टर्स बन रहे हैं इनका एरिया, ये वाला एरिया सेक्टोरियल एरिया है। सेक्टोरियल एरिया का फॉर्मूला होता है ½ r² थीटा, रेडियस है सर्कल की 4, थीटा मीन सेंट्रल एंगल। तो बच्चों ये वाला पूरा एंगल था 120 डिग्री, ये 120 था, है ना, तो फिर ये वाला कितना बचा? ये जो इतना बचा है ये एंगल आएगा 60 डिग्री, है ना। तो ½ r² थीटा, थीटा मीन सेंट्रल एंगल जो रेडियन में अपन लेते हैं, तो कुछ ऐसा आ रहा है यार, 4 से एक 4 तो कैंसिल हो गया और ये आ गया 4 पाई, पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो 4 प्लस ये कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16/2 8/3, तो 3 4 जा 12 प्लस 8 20 π/3, ये टोटल रीजन का एरिया आ गया 20 π/3, दिस वन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, डिस्कशन देखिए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो क्वेश्चन नहीं आते, वो तो रैंडम भी नहीं आते, बस ये है कि आप अच्छे से टॉपिक को रिवाइज कर लें, ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन, मॉडुलस के एप्लीकेशन पार्ट, है ना, तो इनको अच्छे से रिवाइज करें। टॉपिक अच्छा है, एलिगेंट प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, ठीक है बच्चों। चले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।